हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन विकास की एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में ओनली एनसीईआरटी बुक पर जो एक्सरसाइज दी गई हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे या देखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई। तो यहाँ देखिए पर कैपिटा इनकम है, लिटरेसी रेस लेवल है और हेल्थ स्टेटस है। तो यहाँ लगाएंगे ऑल द एबव, यानी कि हम लोग इन सभी के आधार पर यह कार्य करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति बेहतर है? विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इज टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। तो यहाँ देखते हैं सबका हम लोग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका लिख देते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो इसका 135, ठीक है ना, रैंक है। श्रीलंका का जो रैंक है वो 71 है। नेपाल की रैंक की बात करेंगे 147 है और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 152 है। तो अब इस आधार पर अगर हम देखें तो श्रीलंका सबसे बेटर है, 71 है, इसलिए इनमें सबसे अच्छा कौन है? श्रीलंका है। थर्ड क्वेश्चन है, मान लें कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की औसत प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। यदि 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000, 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? यानी कि इस प्रकार से 4 फैमिलीज़ हैं, इनकी एवरेज इनकम टोटल 500 है और 3 फैमिलीज़ की जो इनकम है वो 4,000, 7,000, 3,000 है। तो हम लोग जो है 4th फैमिलीज़ की इनकम निकालनी है। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको 4 फैमिलीज़ हैं, इनकी एवरेज इनकम कितनी है? 5,000 है। तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 20,000 रुपये, ठीक है ना। आगे दिया है कि 3 परिवारों की आय 7, 4, 11, 3, 14,000 है। तो इन 3 परिवारों की आय अगर हम इससे घटा दें तो एक परिवार की आय निकल आएगी, यानी 20 से अगर हम 14,000 घटाएंगे तो आंसर आएगा कितना? 6,000, यानी आपका चौथा आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन आ गए, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख मापदंड प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है? यानी मेजर क्राइटेरिया डज नॉट द वर्ड यूज द क्लासिफाइड डिफरेंट कंट्री, व्हाट आर द लिमिट इफ एनी ऑफ द सर्टेन। देखते हैं। तो जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक द्वारा इसको किसी कर दीजिएगा, किसी देश का वर्गीकरण करने के लिए औसत आय या पर कैपिटा इनकम का प्रयोग किया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जिनकी प्रति व्यक्ति आय, यानी ऐसी कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम $12,056 पर ईयर से अधिक है, वह सभी क्या है? समृद्ध देश यानी डेवलप कंट्री हैं। और जिन कंट्रियों की पर कैपिटा इनकम $995 पर ईयर से लेस है यानी कम है, तो उन्हें निम्न आय वाला यानी कि अंडर डेवलप कंट्री डिवाइड किया जाता है। भारत की बात करें तो ये मिड इनकम वाली कंट्री है, क्योंकि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,820 पर ईयर है। ओके, इसको देख लीजिएगा आप लोग। विश्व बैंक, अब लिमिटेशन देखना है कि विश्व बैंक मापदंड की क्या लिमिटेशन है। देखिए विश्व बैंक जो है वो विकास रिपोर्ट में मुख्यतः औसत आय को आधार बनाता है, यानी एवरेज इनकम को मुख्यतः क्या करता है? अपना क्राइटेरिया बनाता है। इसमें लिमिटेशन क्या है कि यदि औसत आय हमें यह नहीं बताती कि लोगों के बीच आय कितनी है, यानी इसके तहत क्या होता है कि बट एवरेज इनकम डज नॉट टेल अस हाउ मच इनकम देयर इन एमंग पीपल।
मतलब ये लोगों के बीच कितनी है ये नहीं बताता। हाँ, एक देश में अधिक न्यायसंगत वितरण हो सकता है जहाँ लोग ना तो अधिक अमीर हों ना ही बहुत गरीब हों, लेकिन एक देश ऐसा भी हो सकता है जहाँ कुछ व्यक्ति समृद्ध हों और अन्य सभी की स्थिति खराब हो। ठीक है ना। हमने आपको इसका टेबल दिखाया था पढ़ाते समय, ये टेबल है। इसमें इस फैमिली की बात करें तो यहाँ के लिए तो एवरेज इनकम बेटर है, लेकिन यहाँ के लिए एवरेज इनकम बेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ के 4 फैमिली यानी अन्य जो है क्या है, पुअर हैं, और एक फैमिली क्या है, रिच है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी यहाँ बताना है कि यूएनडीपी जो है मेजरिंग करने में कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करता है और वर्ल्ड बैंक कौन कौन से क्राइटेरिया यूज करता है, इनमें डिफरेंट क्या है। किसी देश के विकास को मापने के लिए जो विश्व बैंक है उसकी बात करें तो वो सिर्फ एवरेज आय यानी पर कैपिटा इनकम का प्रयोग करता है। वहीं पर यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो यूएनडीपी जो है एजुकेशन स्टेटस, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम यानी ये 3 क्राइटेरिया को लेकर चलता है। तो आपको ये समझना है, इसी तरह आंसर लिखना है। डिफरेंट आएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो ओनली एवरेज इनकम का प्रयोग करता है, जबकि यूएनडीपी क्या करता है कि डेवलपमेंट मेजरिंग के लिए एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम इन 3 क्राइटेरिया को देखता है। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ एवरेज इनकम नहीं, एवरेज, इसके प्रयोग की क्या लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, और विकास से जुड़े उदाहरण को देकर स्पष्ट करना है। एवरेज लिमिटेशन एग्जाम्पल देके बताना है। तो एवरेज क्या है, हम औसत आय का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानने का सबसे सरल मापदंड है। यानी हम एवरेज का यूज इसलिए करते हैं कि सिंपल क्राइटेरिया टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए कंट्री। किसी देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या मिल जाती है हमें, एवरेज इनकम। यानी हम लोग करें मतलब वी गेट एवरेज इनकम ए कंट्री बाय डिवाइडेड टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन दैट कंट्री। तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज इनकम मिलता है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन वही आपको लगा लीजिए जो इसके पहले क्वेश्चंस पे था कि औसत आय हमें यह नहीं बताती कि लोगों के बीच आय कितनी है। एक कंट्री में अगर कहें तो न्याय संगत वितरण हो सकता है जहां लोग ना तो रिच हों और ना ही पुअर हों, लेकिन एक देश ऐसा भी हो सकता है जहां पर कुछ ही व्यक्ति रिच हैं, बाकी अन्य सभी क्या हैं, पुअर हैं, यानी सबकी कंडीशन खराब है। 7 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है। केरल का जो मानव विकास क्रमांक हरियाणा से ऊंचा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापदंड नहीं है। इसका उपयोग राज्यों की तुलना करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं, चर्चा करें। यानी केरल विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इन, महाराष्ट्र की जगह क्या लिखेंगे, हरियाणा। हेंस पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट। डू यू एग्री एंड डिस्कस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 टेबल देखेंगे। टेबल को समझने से ही आपका आंसर निकल आएगा। जैसे फर्स्ट टेबल में दिया गया हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 1,62,034 रुपीज़। वहीं केरल की बात करें तो 1,14,190 या 190 रुपीज़। यहाँ इन दोनों की डिफरेंट की बात करें तो हरियाणा की लगभग 20,000 पर कैपिटा इनकम अधिक है, किसकी अपेक्षा, केरल से। क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम अधिक है लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट किसका, केरल का अधिक है। उसको देखते हैं। ये टेबल बता रहा है। इस टेबल को पढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ें बता दें। यहाँ से इन्फ्रंट मॉरलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, ये तीनों आप लोग अलग से लिख लेंगे, नहीं अलग से कहीं नहीं बताया जाएगा। इन्फ्रंट मॉरलिटी रेट उस क्लास में पढ़ाते समय हमने बताया था कि किसी 1000 बच्चों में यानी जो 1000 चाइल्ड हैं
पर ईयर 1000 चाइल्ड जो जन्म लेते हैं उनमें से ऐसे चाइल्ड जो 1 वर्ष से पहले डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। साक्षरता लिटरेसी रेट क्या है? 7 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना गणना करना जानते हैं वो साक्षर कहलाते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, इसका मतलब है कि 14 से 15 ईयर के स्टूडेंट्स जो प्राइमरी में अपनी अटेंडेंस देते हैं उसका एक अनुपात है, वैसे हम कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पर। कहा जा रहा है कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अधिक है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो केरल का अच्छा है। जैसे देखें, हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टलिटी यानी हरियाणा में 1000 बच्चे जन्मने पर 36 की मृत्यु हो जाती है, जबकि केरल में 1000 में सिर्फ 12 बच्चों की मृत्यु होती है। लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार हरियाणा का 82% है तो केरल का 94% है। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी हरियाणा में प्राइमरी में 61% बच्चे एडमिशन लेते हैं तो केरल में 83% बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो इन सभी के आधार पर यह तय है कि केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट हरियाणा की अपेक्षा अच्छा है। तो क्या हमें एवरेज इनकम को आधार बनाना चाहिए या नहीं? आगे चलते हैं। यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है उपर्युक्त तालिका में, यानी जो टेबल दी गई है उसमें हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची है, किंतु शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और निवल उपस्थिति अनुपात में केरल की अपेक्षा हरियाणा बहुत पीछे है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द एबव टेबल पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मच हायर देन केरल बट हरियाणा इज वेरी बैकवर्ड कंपेयर इन केरल इन्फेंट मॉर्टलिटी, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। अगला देखते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति में 12 है केरल की, वहीं हरियाणा की क्या है? 36 है, बता चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट भी केरल की 94 है तो हरियाणा की 82 है। फिर आते हैं प्राथमिक विद्यालय में उपस्थिति का अनुपात, केरल में 83% प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ हरियाणा में मात्र 61%। तो क्या निकला? अतः किसी राज्य की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय उपयुक्त मापदंड नहीं हो सकता है। ओनली पर कैपिटा इनकम नहीं हो सकता है। हमें किसी भी राज्य की स्टेट की तुलना करना है तो उसके लिए हमें स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इन तीनों को देखना चाहिए। ठीक है ना। मतलब क्या बताया गया कि हमें जो है पर कैपिटा इनकम may not be appropriate certain for comparing a states. For comparison of a state, it's mandatory of measure per capita income well as it health and education। चलिए 8वां क्वेश्चन आ गया। भारत में लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? अब से 50 वर्ष पश्चात ऊर्जा की क्या संभावना है? यानी फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 15 ईयर ऑफ नाउ। चलिए देखते हैं। आजकल भारत में अगर कहें तो कोयला, कोल एंड मिनरल ऑयल्स गैर नवीकरण संसाधन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। 50 वर्ष बाद की बात करें तो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर में चालू रहा तो अगले 50 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। भारत जैसे देश जहाँ कच्चे तेल के भंडारे नहीं हैं, विदेश से आयातित कच्चे तेल पर निर्भर है, यहाँ जैसे ही खनिज तेल के प्राइस बढ़ते हैं तो अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका बोझ भारत के सभी लोगों को उठाना पड़ता है। अगले 50 वर्ष पश्चात क्या संभावना है? संभावना है कि नवीकरण संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस के संसाधनों को डेवलप किया जाए या विकसित किया जाए और इनके द्वारा ही इसकी आपूर्ति की जा सकती है। ठीक है ना। यानी कि नाउ ए डे नॉन रिन्यूएबल resources like coal and mineral salts are used a major energy resources in India. तो prospect after 15 year, if the use of crude oil
कंट्रीज, एक एग्जांपल दिया गया किसका, क्रूड ऑयल का। कंट्रीज एट द करेंट रेट देन द वर्ल्ड रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल will be executed in the next 15 years. Countries like India which not have sufficient reserve of crude oil are dependent on crude oil import from abroad. Therefore, rising price of mineral oil and related commodities are become a burden of everyone. The energy can be supplied to use developed energy resources such as solar energy, wind energy, water energy and biogas before than 15 year, यानी इसको हमें डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीता का विषय विकास के लिए, जो धारणीता का विषय है वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वाई द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट, हमने इसको आपको पढ़ाया था, डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट अंतिम टॉपिक था, तो अंतिम वीडियो देख सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं है क्या, सतत विकास क्या होता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। Sustainable development is development that meet the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their one needs. ओके, आगे देखते हैं कि विकास क्या है और धारणीता क्या है। विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। डेवलपमेंट डज नॉट जस्ट मीन मेकिंग द प्रेजेंट हैप्पी बट सर्टेन ए बेटर फ्यूचर ऑफ जनरेशन टू कम। धारणीता क्या होती है, ऐसा विकास जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी तक संभव हो सकता है जब हम अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करें। सस्टेनेबिलिटी मीन्स डेवलप द कंट्री कंटिन्यूसली ऑफ फॉर मेनी ईयर टू कम। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन एक्सप्लॉयड आवर रिसोर्स इन ए प्रूडेंट मैनर। ठीक है ना, तो क्या अर्थ निकला दोनों पॉइंट का, विकास धारणीता का। तो विकास की धारणीता का तात्पर्य है कि ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे, अर्थात विकास का स्तर ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यानी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मीन्स टू मेक डेवलपमेंट दैट इज सुटेबल फॉर मेनी ईयर टू कम। इट इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज हाई और एट लीस्ट टू मेंटेन दिस लेवल फॉर फ्यूचर जनरेशन। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। 10 क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये एक प्रकार से कहें तो ये एक कथन है, स्टेटमेंट है। यह विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, इस पर हमें बात करना है। यानी द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड of all but not enough to satisfy the greed of even one person। इस स्टेटमेंट को हमें देखना है। आंसर पे आते हैं। यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का है, यानी द फेमस स्टेटमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। कहते हैं, इनके कहने का तात्पर्य है विच मीन टू से दैट पृथ्वी के पास इतने संसाधन हैं कि वे हमारे जीवन में कभी कम नहीं पड़ सकते, किंतु यदि हम लालचवश इन संसाधनों का अविवेक तरीके से अनियंत्रित दोहन कर रहे हैं, जिससे धीरे धीरे यह नष्ट हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए हमें अपने लालच को छोड़कर प्रकृति से उतना लेने की आदत डालें जितने की हमें ज़रूरत है। यानी अर्थ हैज़ सो मच रिसोर्स दैट इट कैन नेवर रीड लेस इन आवर लाइफ, बट इफ वी आर ग्रीडली अनचेक्ड
exploiting these resources in an uncontrolled way, it will slowly be destroyed. There will be nothing left for our future generation. Therefore, we should leave our greed and take the habit to taking as much of nature we needs. ठीक है, 11वां क्वेश्चन पे आते हैं। 11, पर्यावरण के क्षरण के उदाहरणों की सूची बनाएं जो हमारे आसपास देखते हैं। नहीं, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। तो हमारे चारों ओर पर्यावरण के कुछ उदाहरण हैं, यानी फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन अराउंड अस। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है भूमि जल स्तर का कम होना, ठीक है ना, डिक्रीज इन अंडरग्राउंड वाटर लेवल। दूसरा है ओजोन क्षरण, परत का क्षरण यानी ओजोन लेयर डिग्रेडेशंस। वनों की अंधाधुंध कटाई, इनडिस्क्रिमिनेटेड डिफॉरेस्टेशंस। दूषित वायुमंडल यानी कंटेमिनेटेड एटमॉस्फियर, जल का प्रदूषित होना, ठीक है ना, ये भी वही है, कंटेनमेंशंस ऑफ ग्राउंड वाटर। मृदा अपरदन सॉइल इरोजन है, भूमंडलीय ताप का बढ़ना, इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला 12 हैं, ये 2 क्वेश्चन हमने अपने से बनाए हैं जो जरूरी लग रहे थे हमें, आपकी एक्सरसाइज पर इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इनको देख लीजिए। मानव विकास सूचकांक पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी कमेंट अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है मानव विकास सूचकांक, यानी SDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों के मानव विकास के आधार को आंकने के लिए किया जाता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपसे पूछा जा सकता है UNDP का पूरा नाम क्या है, तो यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें जीवन प्रत्याशा, एजुकेशंस और प्रति व्यक्ति आय के मानकों के आधार पर प्रकाशित होती है। अभी हमने कई कंट्री का लिखा था, भारत का भी यहाँ लिख देखते हैं, भारत का 129। ओके, तो वही है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडेक्स यूज access countries on the basis of human development. The Human Development Index is an annual report released by the United Nations Development Program based on standard of expectancy, education and per capita income. अंतिम क्वेश्चन है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स है इस पर एक टिप्पणी लिखना है, यानी कमेंट्स करना है या राइट। तो देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। यह एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है, जैसे कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई के माध्यम से इसे ज्ञात कर सकता है और यह अनुमान लगा सकता है कि उसका भार न्यून भारित है या अस्वस्थ है। यानी दिस इज ए मेथड दैट साइंटिस्ट कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स. It is easily to calculated that each student in the class can find their weight and height through it and can estimate whether they are weight to underweight and unhealthy. तो यहाँ देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक इमेज यहाँ पर नहीं आ पाया, चलिए ठीक है हम आपको इसका लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें BMI हम लोग कैसे निकालते हैं, तो BMI बराबर, ठीक है ना, BMI बराबर हम लोग क्या करेंगे, आपको 2 चीज़ बताया गया, एक वेट बताया गया है, यानी आपको वेट रखना है, यानी कि आपको लिखना है वेट किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। डिवाइड किस में से करना है, आपको हाइट से। तो जो ये आपकी हाइट है ये किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में।
ठीक है ना। तो आप अपने वेट से मीटर स्क्वायर यानी जितनी हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको स्क्वायर करके जब आप डिवाइड करेंगे तो इस क्राइटेरिया के कुछ आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे अगर आपका इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो 18.5 18.5 से लेस है तो आप अंडर वेट हैं, यानी आपको और पोषक तत्वों की ज़रूरत है, आपको अपने खाने का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप 18.5 से 24.9 तक हैं तो आप क्या है, नॉर्मल हैं, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका BMI 25 से 29.9 तक आता है तो आप ओवर वेट हैं, यानी आपको मोटापा हो चुका है। ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से 30 से 34.9 तक अगर आता है तो आप क्या हो गया, वो ओवर ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में आएंगे। इसी तरह इसमें कुछ हट गए हैं तो आपको थर्ड, सेकंड और थर्ड का लिख देते हैं। अगर आपका 30.5, ठीक है ना, 35 से लेकर, ठीक है ना, 39.9 तक अगर आता है तो आप क्या होंगे, ओबेसिटी क्लास 2 हो जाएगा, यहाँ क्लास 2 हो जाएगा। और अगर आपका जो वेट है वो 40 से अधिक आता है, यानी मोर देन 14 आता है, तो आप क्या होंगे, ओबेसी क्लास 3 के हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे की स्क्रीन किसी कारण से कट गई है तो ऊपर समझ लीजिएगा। 34.9 है तो फिर 35 से 39.9 तक यही होगा, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट है, यहाँ क्लास सेकंड हो जाएगा। और 40 से अधिक है तो क्लास थर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अपना BMI निकाल सकते हैं। इसके सूत्र के बारे में पूछ सकता है, हमने आपको बता दिया है। BMI जो होगा वेट अपान हाइट करना है, वेट किलोग्राम में, हाइट को मीटर स्क्वायर पर लेकर करना है। ठीक है ना। तो बेटा इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनूप सर, यूट्यूब चैनल SST बाई अनूप सर।